हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है माय यूट्यूब चैनल में। और एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो के साथ। और आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में सबसे पहले कि जीएसटी के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि जीएसटी, पहले की जीएसटी क्या है, इसके जीएसटी कैसे आया, क्या बेनिफिट्स हैं जीएसटी के, इसके अलावा जीएसटी के कितने तरीके से होते हैं, जीएसटी टाइप्स ऑफ जीएसटी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में क्या है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी के रेट्स करेंगे, और देन हम लोग लास्ट में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीएसटी जो है, इसमें दो वर्ड्स हैं, गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस, लास्ट में जीएसटी टी फोर स्टैंड फॉर टैक्स। तो जीएसटी में जो है, आप गुड्स का भी सेल परचेज वगैरह करते हैं तो गुड्स के भी आइटम कवर हैं। दूसरा सर्विस भी है, ये भी कवर है। ये जीएसटी आने के पहले क्या था, इंडिया में बहुत सारे अलग अलग टैक्स थे। इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग थे, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जो पहले होते थे, एक होता था सर्विस टैक्स, इसके अलावा होता था एक्साइज होता था, और क्या होता था, लग्जरी टैक्स होता था, और अलग अलग टैक्स होते थे। तो सारे टैक्सों को मिला के गवर्नमेंट ने एक कॉमन इंडिया में टैक्स बनाया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। समझ में आया दोस्तों? इसके पहले क्या होता था, जैसे आपको सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन अलग लेना है, वैट का अलग लेना है, सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन अलग लेना है, एक्साइज का रजिस्ट्रेशन अलग है, उसका रिटर्न अलग है। तो हम लोग जो प्रोफेशनल भी थे और कस्टमर भी, क्लाइंट भी थे, वो सारे परेशानी रहते थे, क्योंकि इतने सारे अदर लॉ अप्लीकेबल होते थे, सारा उसका रजिस्ट्रेशन करो, रिटर्न करो। तो गवर्नमेंट ने हम सब के बेनिफिट्स के लिए सारे लॉ को मर्ज करके एक टैक्स बनाया, वो है जीएसटी। जीएसटी में सारा चीज़ आपको गुड्स से रिलेटेड हो, सर्विस से हो, सबका कॉमन एक इन्होंने प्रोविजन, प्रावधान बनाया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। जीएसटी आने से क्या हुआ, काफ़ी फ़ायदा हुआ, प्रोफेशनल को तो हुआ ही, प्लस क्लाइंट कस्टमर को भी हुआ। ये फ़ायदा हुआ जैसे कि आप सर्विस आप ले रहे हैं किसी से, तो उसका इनपुट जो है सो आप गुड्स में नहीं ले सकते थे। अगर आप गुड्स ले रहे हैं तो जीएसटी सर्विस में नहीं ले सकते थे। ये बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस थे, अलग अलग एक्ट थे, तो काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न होता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी इनपुट क्रेडिट लेने में भी। क्योंकि आप अगर गुड्स से डील कर रहे हैं तो अगर आप सर्विस का है तो उसका आप इनपुट नहीं ले सकते हैं। या आप, जैसे हम लोग प्रोफेशनल हैं, हम लोग कुछ सर्विस में कुछ खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, गुड्स वगैरह खरीदते हैं, तो अब हम लोग ले लेते हैं जीएसटी में। पहले आप नहीं ले सकते थे क्योंकि सर्विस टैक्स में सिर्फ सर्विस का होता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कॉमन प्रावधान बनाया, एक प्रोविजन बनाया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। दूसरा हम जो बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है लोगों का कि जीएसटी कितने तरीके से इसमें होते हैं। तो एक तो सबसे पहले आपने जीएसटी में सुना होगा सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी, फिर एक स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी, और एक होता है आईजीएसटी। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि कब सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा, कब आईजीएसटी लगेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट आपको इसमें समझना है मेरे दोस्तों। इसमें क्या है कि जैसे आपका रजिस्ट्रेशन जीएसटी का जो है सो दिल्ली का है, दिल्ली में आपने रजिस्ट्रेशन जीएसटी का ले रखा है, और आपका जो भी सर्विस हो या गुड्स हो आपने दिल्ली में रजिस्टर कर रखा है, तो आप जो सेल करेंगे विद इन दिल्ली करेंगे, तो उस केस में आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन दिल्ली से है और आप अपना गुड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो आउटसाइड दिल्ली, तो उस केस में आईजीएसटी लगेगा। तो कुछ कन्फ्यूजन क्लियर हुआ? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जैसे मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है दीपक सिंह एंड कंपनी, दिल्ली में जीएसटी रजिस्टर्ड है, और मैं अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, वो क्लाइंट मेरा दिल्ली का ही है। तो उस केस में जैसे मैंने 1 लाख रुपए का उसको बिल किया, सेल किया, उसको सर्विस दिया, तो उस केस में हम 1 लाख पे 18% जीएसटी जो लगाएंगे, सो 18 में 9% सीजीएसटी लगेगा, 9% एसजीएसटी लगेगा। मेरी जो कंपनी है दिल्ली से जीएसटी में रजिस्टर्ड है और दिल्ली में ही सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो उसके इसमें 18% जीएसटी लगेगा, लेकिन उसमें 9% सीजीएसटी लगेगा, 9% एसजीएसटी लगेगा। जैसे एग्जांपल 1 लाख मैंने सर्विस दिया, तो उसके इसमें 1 लाख मेरा सर्विस है, उसमें 18% जीएसटी 18,000 हुआ, जिसमें 9,000 सीजीएसटी हुआ, 9,000 एसजीएसटी हुआ। ये चीज़ ध्यान देना है। और अगर मेरा दीपक सिंह एंड कंपनी दिल्ली से रजिस्टर्ड जीएसटी है और मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मेरा क्लाइंट है मुंबई में, तो उस केस में मेरा जो है
सो CGST SGST नहीं लगेगा, उस केस में IGST लगेगा, इंटीग्रेटेड GST। जैसे एग्जांपल, मैंने मेरे क्लाइंट हैं मुंबई में, उनको मैंने 1 लाख की सर्विसेज प्रोवाइड किया और उसके इसमें 18% GST लगेगा, तो 1 लाख, और IGST लगेगा 18%, 18,000, तो टोटल जो बिल बनेगा उसमें 1,18,000 का बनेगा। मेरा GST रजिस्टर्ड है दिल्ली से, दीपक सिंह कंपनी। मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ किसी उत्तर प्रदेश वाले को या बिहार वाले को या झारखंड वाले को या हरियाणा वाले को, तो उस केस में IGST लगेगा। और अगर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मेरी GST रजिस्टर्ड है दिल्ली से और दिल्ली में ही करता हूँ, तो CGST SGST लगेगा। आई थिंक ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुका होगा, कब CGST लगेगा, कब SGST लगेगा, कब IGST लगेगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ GST में लिमिट्स का, लिमिट्स कि कब आपको GST में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो इसमें गुड्स एंड सर्विस का दोनों का लिमिट्स अलग है। अगर आप गुड्स से रिलेटेड डील करते हैं तो इसमें 40 लाख रुपये का टर्नओवर का लिमिट्स है, और अगर सर्विस अगर आप है तो आपका 20 लाख रुपीज़ का है। ये आपको समझ में है, जैसे अगर आपका पूरे साल में आपने 20 लाख रुपीज़ और से ज़्यादा का सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और अगर गुड्स का है तो 40 लाख रुपीज़ का लिमिट्स है। और कुछ स्टेट में गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे रखा है, ये लिमिट्स कुछ कम है, लेकिन कॉमन जो है सो 40 लाख गुड्स के लिए है और सर्विस के लिए 20 लाख है, 20 लाख और 40 लाख का लिमिट्स है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा GST के जो रेट है मैं उस पर बात करने वाला हूँ। जो रेट है GST का, उसमें सबसे पहला है 0% वाले। 0% वाले मतलब कि ये है 0% है, एक है 5% है, एक है 12% है, एक 18% का GST का रेट है, एक है 28% और एक है आपका एग्जम्प्टेड। तो जैसे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर 0% एग्जम्प्टेड रेट सेम होता है क्या? आंसर इज नो। 0% मतलब जैसे अगर आप इंपोर्ट वगैरह करते हैं तो उस केस में आपका GST 0 लगेगा। एग्जम्प्ट मतलब अगर आपका एग्जम्प्टेड आइटम है गुड्स एंड सर्विसेज, तो उस केस में आपको GST का रजिस्ट्रेशन भी जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है GST में। लेकिन अगर 0% में आप फॉल करते हैं तो आपको GST रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, रिटर्न भी फाइल करना जरूरी है, लेकिन आपका GST उसमें काटना नहीं है, लेकिन 0% का रिटर्न जाएगा। एग्जम्प्टेड में आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। और जैसे मैंने बोला एक तो 0% का है, तो उस केस में 0% जैसे आप इंपोर्ट वगैरह का करते हैं तो उसमें 0% का GST है, और आप उस केस में 0% में रिटर्न भी फाइल करेंगे प्रॉपर, रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है। फिर 5% का रेट है, फिर 5 के बाद 12% है, उसके बाद 18% का रेट है, एक 28% का है जो लग्जरी वगैरह आइटम्स के लिए है, और एक है एग्जम्प्टेड। एग्जम्प्टेड नाम से ही लग रहा है क्या उनको, एग्जम्प्टेड आइटम लिस्ट जो दिया हुआ है सर्विस और गुड्स का, उसमें आपको GST रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है और साथ में रिटर्न की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 0% अगर आपका GST वाले में है तो उसमें रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है और रिटर्न भी कंपलसरी, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये सारा मैंने बेसिक चीज़ें आपसे रजिस्ट्रेशन के बारे में GST के बारे में बात कर लिया। अब मैं बात कर रहा हूँ GST रजिस्ट्रेशन का। तो मेरे दोस्तों, जैसे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका रजिस्ट्रेशन GST में जैसे अलग अलग स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे आपका अगर प्रोप्राइटरशिप है, या आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, या पार्टनरशिप फर्म है, या आपके NGO हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या बैंक भी हो सकता है। तो GST रजिस्ट्रेशन अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, और अलग अलग स्ट्रक्चर्स के जैसे आपका अगर प्रोप्राइटरशिप है तो या ऑर्गेनाइजेशन है, तो जनरली जो उनके जो पार्टनर्स डायरेक्टर्स या जो होंगे वो पेपर तो कॉमन लगेंगे। एडिशनली ऑर्गेनाइजेशन के केस में वो ऑर्गेनाइजेशन का पेपर लगेगा। सबसे पहले जैसे अगर प्रोप्राइटरशिप है तो उस केस में प्रोप्राइटर का आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, मेल ID, आधार लिंक, मोबाइल नंबर चाहिए। इसके अलावा ऑफिस जहाँ भी आप शो कर रहे हैं, अगर अपना ऑन है प्रोप्राइटर का तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी बिल लग जाएगा और कुछ एडिशनली नहीं जरूरत है। अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट जरूर ले लें। और एक चीज़ और ध्यान देना है, अभी के डेट में रेंटेड के केस में लैंडलॉर्ड का कोई ID प्रूफ जरूर ले लें, क्योंकि अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है रजिस्ट्रेशन में। डिपार्टमेंट आपसे मांग सकता है, तो रजिस्ट्रेशन के पहले ही आप अपने लैंडलॉर्ड का ID जरूर रखें। इन केस आप अगर कंपनी है, LLP है या फर्म है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अगर कंपनी है तो उसका MOA सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लें, प्लस कंपनी है तो एक बोर्ड रेजोल्यूशन भी ले लें। इसके अलावा जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, जो उसमें मेजोरिटी ऑफ कम से कम जो भी डायरेक्टर्स हैं उनके सारे के पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, मेल ID, मोबाइल नंबर आपको चाहिए। और साथ में जो एक बिल चाहिए। बिल अगर कंपनी का ऑन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर थर्ड पार्टी रेंटेड है
तो बिजली जो बिल प्लस आपको क्या करना है, रेंट एग्रीमेंट लगा लें, प्लस आईडी लैंडलॉर्ड का जरूर लें। अगर पार्टनरशिप फर्म एलएलपी है तो उस केस में भी सेम पार्टनरशिप डीड या जो एलएलपी एग्रीमेंट हो चाहिए, प्लस उनके सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा जो पार्टनर्स हैं उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोज़, मेल आईडी, मोबाइल नंबर्स। इसके अलावा सेम बिजली बिल, सेम वही सेम चीज़ें चाहिए। और रजिस्ट्रेशन का जीएसटी का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, और आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आप खुद भी कर सकते हैं। थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्रॉपर आप खुद भी ऑनलाइन ये पूरा प्रोसेस है इसका। जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप करते हैं तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करूँ इस पॉइंट को कि अगर रेंटेड है या लीज पे है तो आप लैंडलॉर्ड का आईडी एक जरूर ले लें, आप पहले ही लैंडलॉर्ड से लेके रखें, क्योंकि जनरली आज के डेट में लोग मांग रहे हैं। और साथ में एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर प्रॉपर्टी का कोई जो है प्रॉपर्टी पेपर या कुछ स्टेट में रसीद होता है, कुछ स्टेट में प्रॉपर्टी टैक्स होता है, ये भी एडिशनली जरूर ले लें, जिससे आप कम समय में आसानी से आप अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन है रजिस्ट्रेशन का। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर और भी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जी नमस्कार।